हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो 2023 के इंटरमीडिएट के छात्र हैं, जो केमिस्ट्री बायोलॉजी वर्ग के या मैथ वर्ग के हों, लेकिन केमिस्ट्री का आज ये उनका पेपर है। तो मैथ और बायो दोनों ग्रुप के लिए कॉमन सब्जेक्ट जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, आप बैठ रहे हैं 2023 की परीक्षा में, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पेपर सॉल्व करना। तो आपको बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको आपके मॉडल पेपर की दुनिया में, जहां आप अच्छे से अच्छे मार्क हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न है आपका इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है रहा आपकी स्क्रीन पर, ये पहला क्वेश्चन। एलिफैटिक प्राथमिक एमीन पर HNO2 की क्रिया से प्राप्त होता है कौन? अल्कोहल, एल्किल नाइट्राइड, द्वितीयक एमीन या नाइट्रो एल्केन। तो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन पर HNO3 से जब आप क्रिया करवाते हैं तो जो प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है वो क्या है? वो है अल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, अल्कोहल प्राप्त होता है। तो कौन सही है आपका? ये। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फार्मेलिन। फार्मेलिन जलीय विलयन है किसका? फार्मल्डिहाइड का, फार्मिकम्ल का, फ्लोरियंस का या फिर एसिटल्डिहाइड का। तो जो फार्मेलिन है वो क्या है? फार्मेलिन जो है आपका फार्मल्डिहाइड का है। किसका है? फार्मल्डिहाइड का। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सबसे अधिक क्षारीय अमीन कौन है? सबसे अधिक क्षारीय अमीन कौन है आपकी? ऑप्शन है आपका, पहला है एथिलअमीन NH2H5 NH2, बी है NH3 का होल्ट NH, तीसरा है आपका CH3NH2 या फिर है डी आपका C2H5 का होल्ट NH। तो कौन है आपका? C2H5 का होल्ट NH, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बिल अमीन अपक्रिया में बनता है। कार्बिल अमीन अपक्रिया में बनता है क्या? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट या आइसोसाइनेट। तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? ये आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। धातु न्यूनता ठोस वाला क्रिस्टल क्या है? तो धातु न्यूनता ठोस वाला क्रिस्टल है आपका FeO, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपको केवल 6 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें आपको 10 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब 10 विकल्प वाले क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको और दिक्कत ना फंसे।
निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं दर्शाता है? ठीक है, तो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं दर्शाता है वो क्या है आपका? तो वो है पृष्ठ तनाव का। क्या है? वो है पृष्ठ तनाव, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? विशिष्ट चालकता की इकाई है, देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो विशिष्ट चालकता की इकाई है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक है, ये आपका विशिष्ट चालकता की इकाई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये dx/dt प्रोपोर्शनल ये नॉट की अपक्रिया की कोट है। ये आपको बताना है कि किस अपक्रिया की कोट है। ठीक है, तो अपक्रिया की एक कोट है आपकी शून्य कोट की। किस अपक्रिया की? शून्य कोट की। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्पल ऑफ कैसियस। पर्पल ऑफ कैसियस क्या है? ये आपको बताने हैं। तो पर्पल ऑफ कैसियस है ये आरम। ठीक है, ये पर्पल ऑफ कैसियस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है नेशनल अपकर्मक क्या है? नेशनल अपकर्मक क्या है? तो ये है नेशनल अपकर्मक के बारे में। तो ये है आपका नेशनल अपकर्मक। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपको अतलग उत्तरीय दिया गया। हालांकि ये 6 ही क्वेश्चन आपको आएगा यूपी बोर्ड की परीक्षा में या किसी भी बोर्ड परीक्षा में आएगा तो 6 नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको 10 विकल्प मतलब 10 क्वेश्चन के विकल्प बनाए हैं ताकि हम अपने हिसाब से बनाए हैं। ये पेपर आपका मॉडल पेपर के द्वारा ही तैयार किया गया है, लेकिन इसको ज़रा हमने अपने हिसाब से तैयार किया गया है। हमने तैयार किया है तो कुछ अलग मॉडिफाई किया गया है। तो क्योंकि आपको ऑप्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 6 ही आपको तैयार करने हैं, 6 आपको सही करने हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका ये देखिए अब आ गया अतलग उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अतलग उत्तरीय क्वेश्चन आपके अब दूसरे से अतलग उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और अतलग उत्तरीय क्वेश्चन को आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आपको अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन ये भी 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 दूनी 8, लेकिन 8 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे और 3 क्वेश्चन फिर जो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा वो 3-3 नंबर और 4-4 नंबर के होंगे और लॉन्ग आंसर आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखिए अब 8 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के दिखाई दे रहे हैं। दिखाया जाएगा आपको 2-2 नंबर के आपके 8 क्वेश्चन हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। ये पहला क्वेश्चन है 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में इकाई सेल की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको इकाई सेल की संख्या ज्ञात करनी है। ये आंसर आपका NaCl का पहले आप अणुभार निकालेंगे। तो सोडियम और क्लोराइड दोनों का अणुभार 23 का, ये सोडियम का 23 और फिर क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा 58.5। तो NaCl में मोलों की संख्या निकाल लेंगे तो कितना होगा 58.5 आपको दिया ही है। तो भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार आपका बराबर 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब करा 1 मोल सोडियम क्लोराइड में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी है आपकी 6.022 इंटू 10⁻²3। तो NaCl की एक इकाई सेल में NaCl सूत्रों की संख्या 4 है, अतः इकाई सेलों में आप इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो इकाई सेल से इसको भाग दे देंगे तो ऊपर का मान आपका कितना है 6.022 इंटू 10⁻²3 से आप किसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, ये आंसर आपका ये। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। विलेन के मोलरता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम ब्लैक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। ठीक है, ये है सर मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार इंटू 1000। तो विलेय के मोलों की संख्या कितना ग्राम घुला है 20, और देखिए यहाँ पर NaOH का जो अणुभार है वो कितना है 40, तो 20 बटे 40 बराबर 0.5। तो विलायक का भार कितना है आपका 440, तो यम का मान निकाल लेंगे कितना आएगा। विलेय के मोल की संख्या यानी 0.5 इंटू विलायक का भार कितना 440 गुणे आपको 1000 कर देना है। कितना आएगा उत्तर आपका 1.14। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नरनस्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेत को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये नरनस्ट का समीकरण है। नरनस्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा विलेन के संधारण के मध्य को दर्शाने वाले समीकरण क्या कहलाते हैं, नरनस्ट समीकरण कहलाते हैं। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नरनस्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड M/M(n+) के विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलेन में धातु आयनों की सांद्रता M(n+) के N+ में निम्न के संबंध होते हैं। E=E0 माइनस ये। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे, आपका मान निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शून्य कोट की क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। देखिए जल्दी से क्वेश्चन हल करने की आपको कोशिश किया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएँ। देखिए बच्चों, एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ में आपको पेपर हल करने हैं, वरना आप लघुत्तरीय क्वेश्चन में अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में ज़्यादा समय निकाल देंगे तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसलिए आपको समय के अनुसार पेपर देना होगा और जितने क्वेश्चन मतलब जितने आपको समय हो उसी के अनुसार आपको अति लघुत्तरीय सभी को करना होगा। ये शून्य कोट की क्रिया वो क्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है, शून्य कोट की क्रिया कहलाती है। जैसे N2O गैस गिव्स आउट AU उत्प्रेरक होगा और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी। इस सब क्रिया की दर N2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। वेग स्थिरांक का व्यंजक के बराबर 1/T ये नॉट बाई ये। ठीक है, ये के बराबर इतना मान आप रख देंगे, के का मान हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्कंदन क्या है, हार्डी-सोल्जे नियम को स्पष्ट कीजिए। तो आपको अस्कंदन पहले बताना है कि अस्कंदन क्या है। ये क्लोराइड कणों के विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में सम आयन को अधिशोषित करने के कारण इन पर धन अथवा ऋण आवेश हो जाता है। समान विद्युत आवेश के कारण ये दूर दूर रहते हैं, जिनमें कोलाइडी तंत्र अस्थायी रहते हैं। इन कणों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल बहुत सूक्ष्म तथा इसी कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से भी ये कण नीचे नहीं बैठ पाते हैं। जब इन कणों का आवेश किसी भी कारण से समाप्त हो जाता है तो ये कण परस्पर टकरा कर बड़े कण बना लेते हैं तथा अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाते हैं। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, अस्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। ठीक है, जैसे ये सिल्वर आयोडाइड Ag++I अब क्रिया करेंगे यानी गिव्स आउट 2Ag। ठीक है, ये देखिए आपकी क्रिया बन जाती है। फिर इसी में पूछ रहा है हार्डी-सोल्जे क्रिया भी आपको नियम बताने हैं। तो ये देखिए हार्डी-सोल्जे नियम भी है। हार्डी-सोल्जे नियमानुसार विपरीत आवेशित आयनों की संयुक्तता के बढ़ने से कोलाइडी विलयन की अस्कंदन क्षमता बढ़ती है, अतः कोलाइडी विलयन के लिए इसकी अस्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक हो जाती है। ये देखिए आर्डर आपको दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के संपर्क विधि या प्रक्रम में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का अवशोषण
प्रत्यक्ष जल से नहीं कराया जाता, क्यों? देखिए ये क्योंकि यह अपक्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी है। देखिए अपक्रिया दो प्रकार की होते हैं, एक है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और एक है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, तो जिसमें ऊष्मा निकलती है वो क्षेपी है और जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी है। तो ये अपक्रिया बहुत ही अधिक ऊष्माक्षेपी है, जिसके कारण अम्लीय बूंदों वाली धुंध बनती है, अतः प्रक्रम का संचालन करना बहुत कठिन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंथेनाइड संकोचन पर टिप्पणी लिखिए। लैंथेनाइड संकोचन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण LA से LU तक परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी होती है। यह लक्षण लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। ठीक है, यह संकुचन एफ इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता, परिणाम स्वरूप नाभिक के आकर्षण बल अधिक होता है, अतः इन तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। नाभिक के आकर्षण बल ज़्यादा है, यानी ग्रेटर किसके, एफ इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव से। यह है सेटजेफ नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। सेटजेफ नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये है आपका द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के एल्कीनों में निर्जलीकरण उबलते हुए तन सल्फ्यूरिक अम्ल 1:1 में द्वारा सर्जवेट नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार 2 या अधिक बीटा हाइड्रोजन का विस्थापन कम हाइड्रोजन वाले कार्बन परमाणु से होता है। ये देखिए आपका CH3 CH2 CH OH ब्रैकेट के अंदर है CH3, इसमें जब जम होगा तो जल यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बनेगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, मुख्य उत्पाद बनेगा। ठीक है, तथा 2 ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये लघुत्तरीय क्वेश्चन आ गया। अब लघुत्तरीय क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे। ठीक है, इधर के 2 नंबर थे, ये 8 क्वेश्चन थे, 8 दूनी 16 नंबर आपके इधर हो गए। अब आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 3 नंबर के होंगे। क्वेश्चन है आपका इस तरह से। पहला क्वेश्चन का खंड है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर आप जानते हैं कि क्या है डाई एथिल ईथर। तो R ये है आपका डाई एथिल ईथर, यानी ROR ये ईथर ग्रुप का है और डाई एथिल होगा तो C2H5 ठीक है, ये बनेगा आपका। अब ये होगा डाई एथिल ईथर। अब कह रहा है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखने की विधि का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आपको बनाना है कि डाई एथिल ईथर के रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए कैसे होता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करने पर जल का एक अणु निकल जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा जब C2H5 देखिए, जब C2H5OH तथा H2SO4 को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया करेंगे तो क्या होगा कि इसका OH में से HSO4 यहाँ हो जाएगा, तो C2H5 यानी CH3 CH2 ये तो है ही इधर वाला, और OH ठीक है में से और एक H निकल करके H2 बन जाएगा और HSO4 यहाँ हो जाएगा, तो ये बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो एथिल अल्कोहल को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 100 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया करते हैं तो बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब 140 पर डिग्री पर अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, डायथिल ईथर बनता है। अगला देखिए, ये देखिए फिर जब एथिल अल्कोहल को पुनः जब अपक्रिया कराते हैं, एथिल यहाँ लिखा है 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करने पर डायथिल ईथर प्राप्त होता है। तो ये आपका एथिल अल्कोहल है, ये जो C2H5OH है। फिर H2SO4 से जैसे अपक्रिया कराते हैं कितने पर, 140 पर, तो क्या बनता है C2H5 वो C2H5। ठीक है, ये वही है आपका C2H5 है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड वो CH2 CH3, ये है C2H5 वो C2H5, यही है आपका क्या, डाई एथिल ईथर है। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर आपने बनाया कि एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जब पहले अपक्रिया किया 100 डिग्री पर तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को
पुनः आपने फिर डाइथील ईथर के साथ में मतलब एथिल एल्कोहल के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 140 पर प्रक्रिया कराया तो क्या बना, डाइथील ईथर आपका प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चले। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पर? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला है एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखना है। दूसरा कैनिजारो HBZ। देखिए इसमें एक ही या दो को आए, दो टिप्पणी को लिखने को आएगा, लेकिन हम आपको 6 है, 6 एक साथ में ही आपको दे दिया गया है। ये देखिए ये 6 है तो मैंने 6 को ही दे दिया है। हालांकि 2 ही आपको आएगा, 2 ही आपको आना है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है ताकि ये क्वेश्चन ये ज़रूर आता है टिप्पणी लिखने को। तो इस टिप्पणी को आप लिखते रहें और याद करते रहें। और हमारे जितने भी मॉडल पेपर में है सब में टिप्पणी लिखी हुई है, तो उस टिप्पणी को आप याद करते रहें और इन टिप्पणी पर अपना डेरा जमा लें। ठीक है, क्योंकि भाई डेरा नहीं जमाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? चलिए हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध करो कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आंसर है आपका। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह यानी CO की उपस्थिति निम्नलिखित अपक्रिया से सिद्ध होती है। पहला हाइड्रोजन साइनाइड से योग, एथिल साइनाइड से हाइड्रोजन साइनाइड से योग। ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया करके यौगिक यानी ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ में जब आप अपक्रिया करते हैं HCN से तो क्या बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, दूसरा अपक्रिया कराते हैं हाइड्रॉक्सिल अमीन से अपक्रिया, हाइड्रॉक्सिल अमीन से जब अपक्रिया कराते हैं ये तो क्या बनता है, ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है, ऑक्सिम। ठीक है, वी नो दैट CO समूह नाभिक राही के साथ में योगात्मक अपक्रिया दर्शाते हैं, अतः यह प्रमाणित होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि आपके ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है, देखिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पेन लेकर के बैठे, कापी पेन, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। गर्म शांत NaOH, दूसरा ठंडे तन NaOH के साथ में क्लोरीन की अपक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लोरीन के 4 उपयोग भी आपको लिखने हैं। देखिए ये गर्म NaOH तथा ठंडे NaOH के साथ में क्लोरीन से अपक्रिया, अगर आप क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो इस तरह से आपकी अपक्रिया बनती है। ठीक है, ये इस प्रकार कास्टिक पोटास से उपरोक्त दोनों अपक्रियाएं होती हैं। क्लोरीन के समान कास्टिक क्षारों के साथ ब्रोमीन और आयोडीन की भी अपक्रिया होती है। उपयोग देखिए व्यंजक के रूप में, पानी पीने के पानी को शुद्ध करने में, स्विमिंग पूल में, कीटाणुनाशक के रूप में, विषाणुनाशक के रूप में, घरेलू जीवाणुरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण, क्लोरेट, ब्रोमीन शुद्ध हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, धातुओं को जैसे सोने प्लेटिनम के निष्कर्षण शोधन में भी प्रयोग किया जाता है। युद्ध कार्यों में विषैली गैसों जैसे फास्जीन, ठीक है, COCl2 ये है फास्जीन गैस, असुर गैस, ठीक है, असुर गैस CCl3, NO2, मस्टर्ड गैस आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन अब खत्म हुआ। अब आ गया आपको आएगा लघुत्तरीय, ये दूसरा लघुत्तरीय क्वेश्चन है, ये 4 नंबर आपको दिलाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना भी कीजिए। तो देखिए ये चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात C=1/R। विशिष्ट चालकता कप्पा, देखिए इस साइन को कप्पा कहते हैं, ये साइन क्या कहलाती है आपकी, कप्पा। ये कप्पा विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो कप्पा =1/ρ =1/R × L/A = C
इंटू यल ये, जहाँ सी चालकता, जहाँ सी क्या है आपकी चालकता, यल लंबाई, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आर प्रतिरोध है। ठीक है, ये यल बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो ये बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कप्पा बराबर सी। क्लियर? चलिए, अतः 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले ब्लेड की चालकता को ब्रिटिश चालकता कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या क्या है, ये होता है। ठीक है, देखते रहो। देखो, देखते रहो भाई, मेहनत करते रहो कि समय कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आप मेहनत करते रहें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका क्वेश्चन। ओहो, ये तो पीछा छोड़ने वाला ही नहीं भैया। ये 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल दम लगा करके देख लो, ये क्वेश्चन आपको हटेगा नहीं। IUPAC का पूरा नाम लिखो, ये निम्नलिखित मतलब IUPAC में नाम लिखना है, मतलब IUPAC का पूरा नाम भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का फुल फॉर्म है, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें आपको बताने हैं 4 है, 4 के आपको IUPAC नाम देने हैं। तो देखिए पहला क्या है, ये पहला देखिए सभी का नाम है सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। पहला को क्या है, ये AgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, तो क्या होगा सोडियम डाइसाइनो साइनाइड कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट सेकेंड। ठीक है, ये देखिए चारों का नाम आपको ये है, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट सेकेंड है, पेंटा एमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, टेट्रा एमीन कापर सेकेंड सल्फेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका IUPAC का पूरा, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसको आपको IUPAC इसका भी नाम लिखना है। तो देखिए पहले का है CH3 CH2 वो CH3, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन है। यहाँ इतना आपका ये क्रियात्मक समूह है, तो क्या क्रियात्मक समूह है, 1 2 नंबर पर क्या लगा है, 2 एथॉक्सी 2 लिखा है इसका। देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, एथॉक्सी, तो 2 एथॉक्सी 1 2 3 4 ब्यूट है और सब में N है, ब्यूटेन होगा। तो पहले का हो गया 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, क्या हुआ भाई, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन पहले का हुआ 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा में देखिए यहाँ पर OH समूह जुड़ा है, यहाँ पर ये OH समूह है जुड़ा है, तो यहाँ से आपका कार्बन 1 होगा, 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए, और 5 कार्बन में यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर मिथाइल जुड़ा है, तो कहाँ पर 2 क्लोरो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथिल ब्यूटेनॉल 1। ठीक है, अगला देखो ये आपका यहाँ पर तो मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो पेंटेन हो जाएगा, और 2 3 पर क्या जुड़े हैं, आल डाई आल जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका नाम ये देखिए एक एक करके देख लीजिए। पहला है आपका 2 एथॉक्सी ब्यूटेन आपको बताया गया था। दूसरा है आपका देखिए यहाँ पर ऑल ग्रुप जुड़ा है और क्लोरो जुड़ा है, तो क्लोरीन 2 क्लोरो 3 मिथिल पेंटेन 1 आल। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है आपका, तीसरा देखिए इस तरह से जुड़ा है, 2 आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं यानी ऑल ग्रुप जुड़ा है, तो 4 मिथिल 2 3 पेंट डाई आल हो जाएगा। और चौथा है आपका 4
4 कार्बन है और एक पर आल जुड़ा है, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। लेकिन क्या है 2,3 डाइक्लोरो, 2,3 पर देखिए आपको डाइक्लोरो जुड़ा है, Cl जुड़ा है, तो 2 पर 3 पर डाइक्लोरो हो जाएगा, 2 पर मिथिल हो जाएगा। ब्यूटेन 4 कार्बन है, आल जुड़ जाएगा, सफिक्स में आल होगा तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आ गया आपका क्या होता है जब। क्या होता है जब 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया आयोडीन के कास्टिक सोडे से होती है। फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है, या फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, या एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में अपक्रिया कराई जाती है। तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। तो देखिए ये है, एक एक करके आंसर देखिए। ये पहला है, एसिटल्डिहाइड को जब आयोडीन के साथ में सोडा लाइम के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो आयोडोफार्म बनता है, CHI3, इसको क्या कहते हैं, आयोडोफार्म। और जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ में अपक्रिया करते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन बनती है। क्लियर। चलिए और 2 इधर है देखिए ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड को जब NOH से अपक्रिया कराते हैं तो मेथेनॉल बनता है, और एसीटोन को जब HCN से अपक्रिया कराते हैं तो एसीटोन साइनोहाइड्रेट बनती है। क्लियर। चलिए अब आ गया आपका दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न आपका 5 नंबर का होता है। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न कितने का होगा, 5 नंबर का होगा। प्रत्येक में आपको 5-5 नंबर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक संगठन समझाइए। देखिए तो ये है आपका न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लियोप्रोटीन उपस्थित होता है, जिसका निर्माण प्रोटीन एवं उच्च जैविकीय महत्व के न्यूक्लिक अम्ल के प्राकृतिक बहुलक से होता है। न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि के जटिल यौगिक से बने होते हैं। ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं तथा अनुवांशिक सूचनाओं का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि RNA कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। DNA अधिकांश जीवों तथा अनेक वायरसों का अनुवांशिक पदार्थ है। यद्यपि कुछ वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ RNA भी हो सकता है, क्योंकि जब वायरस के आप नेचर को समझते हैं, क्योंकि उसमें या तो DNA होगा या तो RNA होगा। तो जब DNA है ही नहीं तो उसमें अनुवांशिक पदार्थ RNA लाजमी है। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, शर्करा की उपस्थिति, आप ये देखते रहें क्या क्या इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसके बले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी फेरिक ब्लेंड के साथ में अपक्रिया रासायनिक समीकरण दीजिए, लिखिए तथा संबंधित अपक्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो ये है फॉर्मिक अम्ल का बनाना। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCOOH। फॉर्मिक अम्ल इस विधि में ग्लिसरॉल को क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। देखिए ये ऑक्जेलिक एसिड C2O4H2 को अपक्रिया करेंगे। देखिए क्या है, गोलपेंदी के एक फ्लास्क लेते हैं, ग्लिसरॉल का क्रिस्टल ऑक्जेलिक अम्ल लेकर के मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तथा फॉर्मिक अम्ल का जलीय विलयन आश्वित होकर के ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। प्राप्त फॉर्मिक अम्ल और जल दोनों उपस्थित हो। देखिए ये आपको लाइम मेथड में बताया गया है क्या क्या है उसमें। बालूकुसुमक है, फ्लास्क है ना। ये आपको चित्र बनाना होगा। चित्र नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है। सचित्र वर्णन कर रहा है तो इसलिए आपको सचित्र वर्णन करना होगा। टालन से अपकर्मक देखिए अपक्रिया क्या है। फॉर्मिक अम्ल टालन अपकर्मक पर काला अवक्षेप देता है Ag का। फेलिंग ब्लेंड से क्या करता है, फॉर्मिक अम्ल जब कॉपर ऑक्साइड से अपक्रिया करता है तो Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। अगला कह रहा है विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण निर्माण की विधि आपको लिखने हैं, ऑक्सीकारक गुण भी बताने। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या क्लोरो ऑफ लाइम या क्लोरीनेट लाइम है। इसका सामान्य सूत्र ब्लीचिंग पाउडर है, सूत्र है CaCl2 है ना। इसका अणुभार 127। वास्तव में विरंजक चूर्ण दो यौगिक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स तथा क्षार के कैल्शियम क्लोराइड, ये इसका मिश्रण होता है। ठीक है। चलिए ये देखिए विधि है, इस तरह से आपको इसको बनाया जाता है।
ब्रिंजक चूर्ण में अक्सीकारक प्रवृत्ति देखिए, ये अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड के साथ में प्रक्रिया करता है ना। ये अगला है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के संश्लेषण की प्रयोगशाला विधि का आपको रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन करना है। ये देखिए, प्रयोगशाला में सोडियम सल्फाइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में प्रक्रिया करते हैं तो आपका बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए, ये गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, फलाना फलाना, है ना, ये चीज़ है। ये समीकरण है आपका। ये देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारे वीडियो समाप्त होता है।